नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक नए टेस्ट के साथ में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो चलिए फिर बिना देर किए टेस्ट को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश। 1526 में अकबर के द्वारा लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया गया और एक नए शासक और एक नए वंश की यानी कि मुगल वंश की उसके द्वारा नींव डाली गई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ये भी आपको याद रखना है कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी और ये रोड जाती है कोलकाता से लेकर पेशावर तक। कभी कभी इसकी दूरी भी पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोलकाता से लेकर पाकिस्तान के पेशावर तक ये रोड जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा का ही अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबार के एक प्रमुख दरबारी थे और ये जो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी आईन अकबरी, ये अकबरनामा का ही एक अंश है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आईन अकबरी अकबरनामा का ही एक अंश है और ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर और हेमू। हिंदू राजा हेमचंद्र, जिनको आमतौर पर हेमू के नाम से जाना जाता है, हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में अकबर की सेना विजयी हुई थी, यानी कि हेमू की हार हो गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी और ये चालू किया गया था अकबर के द्वारा 1528 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है कि दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1528 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के द्वारा ये प्रणाली चालू की गई थी। मनसब का अर्थ होता है रैंक, रैंक यानी कि पद। तो ये पद से संबंधित प्रणाली थी। इसके द्वारा विभिन्न अधिकारियों के पदों का निर्धारण किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका उत्तर तो निश्चित तौर पे आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है अकबर। तानसेन अपने ज़माने के महान संगीतज्ञ थे। उनका सही नाम था रामतनु पांडे। उनका सही नाम रामतनु पांडे था। उनको आमतौर पर तानसेन के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन उनका सही नाम था रामतनु पांडे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक भी माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हमें बताना है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। बाबर की पुत्री थी ये गुलबदन बेगम और जो हुमायूं था उसकी ये बहन थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम। शेर शाह ने अपने जिंदा रहते ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था और ये जो शेर शाह सूरी का मकबरा है ये अपने आप में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का बेजोड़ नमूना माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही स्थापत्य शैलियों के द्वारा निर्मित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हमें बताना है कब लड़ा गया ये युद्ध। तो ये युद्ध लड़ा गया
1576 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ये युद्ध हुआ था मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था मान सिंह ने। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मान सिंह के द्वारा अकबर की सेना का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह है। पद्मावत हिंदी सूफी परंपरा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, और पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी। ये आपको याद रखना है कि पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया था और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसको लिखा गया था। और इसकी जो शैली है, यानी इसमें जो छंद का प्रयोग हुआ है वो है दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई शैली में इसको लिखा गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह है। शेरशाह के द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था, और ये युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को। समय आपको ध्यान में रखना है, 26 जून और 1539 को ये युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान पर ये दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया था, और लाल किले के निर्माण का जो समय था वो था 1648 में। 1648 में ये निर्माण कराया गया था। शाहजहां के द्वारा कई अन्य महलों का, कई अन्य मस्जिदों का निर्माण कराया गया। उसके द्वारा जो अन्य निर्माण थे उनमें आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किले का नाम आता है। लाल किला भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता है पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। याद रखना है आपको, नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, और उसने मुगल सेना को पराजित भी किया, और जाते समय अपने साथ में मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा वो साथ में ले गया। याद रखना आप लोग कि जब वो जीत कर वापस गया नादिर शाह, तो अपने साथ में मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लेके चला गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर होगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा पद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। राजा के बाद में पेशवा का ही स्थान आता था, और ये होता था प्रधानमंत्री, यानी कि सबसे प्रमुख मंत्री ये राज्य का होता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। समय आपको याद रखना है, 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दादाजी कोंडदेव। आपको ये याद रखना है कि जो दादाजी कोंडदेव थे वो शिवाजी के संरक्षक और दादाजी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वो शिवाजी के दादाजी भी थे और शिवाजी के संरक्षक भी वही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 13 दिसंबर 1802 को, समय आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1802 को
बेसिन की संधि कर सहायक संधि को स्वीकार किया। बेसिन की संधि की और सहायक संधि को स्वीकार किया। और सहायक संधि होती क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें अंग्रेज सैनिक सहायता के बदले राजाओं से धन एकत्रित किया करते थे। वो कहते थे कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे, इसके बदले में आप हमें बहुत सारा धन दोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाजी राव सिंधिया। यहाँ पर हम एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की, तो उसका सही उत्तर होगा जीवाजी राव सिंधिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने की, तो उसमें नाम आता है राणोजी सिंधिया का। सिंधिया वंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी राणोजी सिंधिया के द्वारा। यदि वंश का नाम लिया जाए तो आपको राणोजी सिंधिया बताना है, लेकिन अगर राज्य की बात की जाएगी तो हम लोग जीवाजी सिंधिया को बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगालियों में ही भारत ने अपना व्यापार शुरू किया। उसके बाद में अन्य देशों के जो लोग थे वो भी भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर व्यापार शुरू किया। सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था, और जब वो भारत आया था उसका समय है 17 मई 1498। 17 मई 1498 को वो भारत में आया था, और जिस स्थान पर वो भारत में आया था उस तट का नाम है कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर वो सबसे पहले आया था, ये आपको याद रखना है। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। जो वास्को डी गामा था जब वो भारत आया तो सबसे पहले वो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, वह कौन सा अंग्रेज है जिसने जहांगीर से मुलाकात की, हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने 1616 में वह भारत आया था। यह आपको याद रखना है, 1616 में वह भारत आया था और अजमेर के किले में उसने जहांगीर से मुलाकात की थी। अजमेर में उसने किले के अंदर जहांगीर से मुलाकात की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व किया गया था, और ये युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। यानी कि जो मुस्लिम नवाब थे सिराजुद्दौला, एक तरफ से वो थे और दूसरी तरफ से था अंग्रेज़ों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंततः नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वें नंबर का, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो था वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। वहीं अगर दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ से थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम। दूसरी तरफ से ये तीन लोग थे और एक तरफ से कैप्टन मुनरो जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में सुधार करना है। यहाँ पर हम कहेंगे प्रथम वायसराय। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा हो गया है। यहाँ पर हमें कहना चाहिए था भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। सारा का सारा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप
ले लिया गया, ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में सारे शासन को ले लिया और उसने वायसराय को अपने द्वारा फिर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर प्रश्न को आपको सही तरीके से समझना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्रथम वायसराय की बात हो रही है, तो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये संधि हुई थी 18 मार्च 1792 में। समय आपको याद रखना है, 18 मार्च 1792 में ये संधि हुई थी। और इसके साथ ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये संधि की थी, और इस संधि के बाद में जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो समाप्त हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जबती सिद्धांत, तीनों एक ही बात का मतलब है। उसी को राज्य क्षय भी बोला जा सकता है, उसी को हड़प नीति भी कहा जा सकता है, उसी को जबती सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो किसके द्वारा लागू की गई थी, यानी हड़प नीति जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। डलहौजी के द्वारा हड़प नीति चालू की गई थी। इस नीति में कई सारे राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। उसमें से अगर हम प्रमुख राज्यों की बात करें तो उसमें आता है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ऐसे कई राज्यों को डलहौजी के द्वारा अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जफरनामा लिखा गया, और जो जफरनामा की भाषा थी वो थी फारसी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जफरनामा फारसी भाषा में लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था, और ये संकलन किया था उन्होंने 1604 में। 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन के द्वारा किया गया था। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे, इसको अंतिम रूप दिया, इसमें कुछ छंद जोड़े, और इस तरह से उन्होंने आदि ग्रंथ को पूर्ण किया। तो आदि ग्रंथ को पूर्ण करने का जो काम किया था वो किया था सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने, और जो संकलन करने का जो काम किया था वो किया था 5वें गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32वें नंबर का, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थीं, और उन्हीं की कोशिशों के कारण विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। तो आपको याद रखना है कि सती प्रथा को समाप्त करने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था राजा राम मोहन राय, जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये भी कई बार पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पर अंग्रेज हार गए थे और हैदर अली की विजय हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। प्लासी की युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ?
तो ये इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई और ठाणे। बम्बई और ठाणे के बीच में सबसे पहले रेल लाइन की शुरुआत की गई थी और ये शुरुआत की गई थी 16 अप्रैल 1853 को। समय आपको याद रखना है, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में प्रथम रेल लाइन का प्रारंभ किया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जाता है, ध्यान रखिए इसको अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी, दोनों में इसको लागू किया गया था। और ये भू राजस्व की एक नई पद्धति है। याद रखना है कि जो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है वो भू राजस्व की ही एक नई पद्धति थी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इसके लेखक का नाम है दादा भाई नौरोजी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1882 अडयार। रूसी एक महिला थी जिनका नाम था हेलिना ब्लावट्स्की। हेलिना ब्लावट्स्की नाम की एक रूसी महिला थी और एक अमेरिकी व्यक्ति थे कर्नल हेनरी स्टील। दोनों ने मिलकर 17 नवंबर 1875 को, समय याद रखिए 17 नवंबर 1875, 17 नवंबर 1875 को इन दोनों ने मिलकर न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उसके बाद में 1882 में भारत में उन्होंने इसका प्रधान कार्यालय खोला और ये कहाँ खोला, अडयार में। अडयार कहाँ है, चेन्नई के पास। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चेन्नई के पास में उन्होंने इसका प्रधान मुख्यालय खोला, ठीक है ना, याद रखिए ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 39वें नंबर का, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले द्वारा। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और इसका समय है 14 दिसंबर 1873। 14 दिसंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था वंचित वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ना। जो वंचित वर्ग है समाज का उसको मुख्य धारा से जोड़ना, यही इस समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका उत्तर तो आप लोगों को जरूर पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई महत्वपूर्ण, और दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और उनका एक महत्वपूर्ण नारा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है, हर बार पूछा जाता है। उनका महत्वपूर्ण नारा है, वेदों की ओर लौटो। याद रखना है, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नारा है जो पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41वें नंबर का, रामकृष्ण मिशन स्थापित किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये हमें बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेकानंद। विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना को जो समय है वो समय है इसका 1 मई 1897। 1 मई 1897 इसका समय है और इसका जो मुख्यालय है वो है पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में। पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ में इसका मुख्यालय है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। कभी कभी उनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, तो उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1848। 1848 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं। किससे संबंधित नहीं है ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
संस्कृत शिक्षा। विधवा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है विधवा पुनर्विवाह के लिए। सती प्रथा के वो घोर विरोधी थे, उन्हीं के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को बंद किया गया। उनका मानना था कि बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए, यदि बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा दी जाएगी तभी वो आधुनिक समाज से जुड़ पाएंगे, ये उनका मानना था। संस्कृत शिक्षा का कभी भी उन्होंने पक्ष नहीं किया, ना ही उन्होंने संस्कृत में शिक्षा देने की कभी बात की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। और कूका आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1840 में जवाहर मल के द्वारा। जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, याद रखिए इनका नाम। जवाहर मल के द्वारा 1840 में कूका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और कूका आंदोलन का उद्देश्य था सिख समुदाय की बुराइयों को और अंधविश्वासों को दूर करना, ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और बहुपत्नी प्रथा को भी इस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 46वें नंबर का, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1867 में। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47वें नंबर का, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। आयोजन का हमें समय बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1893 में। शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1893 में। बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। और उनके द्वारा दिया गया भाषण पूरे विश्व में आज भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषणों में से एक माना जाता है। उस भाषण के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व में भारत की छवि को ऊंचा उठाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। याद रखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता माना जाता है। उनके द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई। और 1828 में उन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 एवं 18 वर्ष। लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये तीनों पुस्तकें लिखी गई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आज हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। इसी तरह से आपको लगातार प्रश्न मिलते रहेंगे। वीडियो को देखते रहिए और लाभ उठाते रहिए, दूसरों को भी भेजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।